FLT नंबर 2 है और उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महान विभूति की समाधि स्थली चैत्रा भूमि या चैत्य भूमि कही जाती है? और वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मुंबई में स्थित, ध्यान रखिए मुंबई में है, ये जो समाधि स्थली आप देख पा रहे हैं चैत्य भूमि, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसके अलावा महात्मा गांधी की जी समाधि स्थली आप राजघाट के रूप में देखते हैं, नेहरू जी की शांतिवन के रूप में, अंबेडकर साहब की तो देखिए आपने, इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थली है वो शक्ति स्थल के रूप में है। ये देखिए, ये है शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी जी की समाधि दिल्ली में स्थित है ये। इसी तरह से KR नारायण की जो समाधि है उसके उदय भूमि भी बोलते हैं। कुछ नाम है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये पूछे जा सकते हैं। राजघाट महात्मा गांधी जी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा, चैत्य भूमि BR अम्बेडकर और उदय भूमि KR नारायण। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जी, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी भाषा साहित्य में काफ़ी बड़ा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, है ना, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ध्यान दीजिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज की बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने 1930 का लाहौर अधिवेशन, अगर आपको ध्यान है। अगला प्रश्न है खेल गतिविधियों से, डॉक्टर जिगारो कानो को किस खेल विधा का जनक माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जूडो, ताइक्वांडो, गोल्फ या कराटे। तो जूडो के जनक हैं हमारे जिगारो कानो, जूडो के संस्थापक कानो जिगारो या जिगारो कानो, इनको भूलिएगा मत। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये भी है, सांची के बौद्ध स्मारक ये भी है। इसका मतलब है कि दिल्ली का कनॉट पैलेस है ना, ये यूनेस्को की विश्व धरातल या विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। 1986 में खजुराहो के प्रसिद्ध चंदेल शासकों द्वारा निर्मित ये मंदिर है। अधिकांश मंदिर नागर शैली, अधिकांश क्या सभी नागर शैली में ही है। वर्ष 1986 में इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। इसी तरह से तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर 1987 में शामिल किए गए। ये बृहदेश्वर मंदिर है जो आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से सांची के बौद्ध स्मारक रायसेन डिस्ट्रिक्ट 1989 में, यहाँ पर जो प्रमुख स्तूप है जिसको महास्तूप बोलते हैं, ये अशोक द्वारा निर्मित है। और ये है दिल्ली का कनॉट पैलेस जो कि एक मुख्य मार्केट है, ठीक। यह विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इतिहास विषय से है। हृदयनाथ कुंजरू का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ है? हृदयनाथ कुंजरू का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ है? 4 ऑप्शन है, परमहंस मंडली, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ऑप्शन सी सेवा समिति और ऑप्शन डी नायर सेवा समाज। सेवा समिति एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी 1914 में। हृदयनाथ कुंजरू इसके संस्थापक थे और इसका उद्देश्य था शिक्षा का विकास, दलित उत्थान आदि। तो सेवा समिति ये 3 अंक में भी पूछा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन था परमहंस मंडली, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। दादोबा पांडुरंग जामेकर शास्त्री, ये 2 अन्य नाम हैं और इनका उद्देश्य समाज सुधार था, है ना, समाज सुधार करना था परमहंस मंडली। इसके बाद एक अन्य संस्था है जिसका नाम है सेवा सदन, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। बहराम जी मालाबारी जो कि एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, पारसी समाज सुधारक, उन्होंने की थी। उद्देश्य था पारसी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। सेवा सदन भी 3 अंक में मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसी तरह से एक अन्य संस्था है राधा स्वामी सत्संग व्यास की स्थापना 1861 में, स्थान आगरा में है। संस्थापक हैं इनके तुलसीराम, एक महाजन थे ये तुलसीराम जी, और ये वही राधा स्वामी सत्संग व्यास है जहाँ पर हमारे परिजन जाते रहते हैं। आध्यात्मिक तरीकों से समाज सुधार। अब ये जो प्रश्न है यहाँ पर कौन कौन से 3 अंकीय प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं? राधा स्वामी सत्संग व्यास 3 अंक में आ सकता है, उत्तर लिख के दिया है। सेवा समिति भी 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसी तरह से परमहंस मंडली ये भी 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद में मुख्य परीक्षा में सेवा सदन ये भी 3 अंक में पूछा जा सकता है।
6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तिकला शैली का प्रधान केंद्र कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग रहा है? गांधार मूर्तिकला शैली, मथुरा मूर्तिकला शैली, अमरावती मूर्तिकला शैली तथा टेराकोटा मूर्तिकला शैली, ये 4 प्रमुख शैलियाँ रहीं जिसमें 2 से आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से परिचित हैं। ध्यान दीजिएगा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को मिला के इसका आंसर करना है। मूर्तिकला शैलियों पर प्रश्न आते रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं, एमपीपीएससी के पेपर उठा के देखिए आप। अमरावती शैली आंसर है इसका। आप सभी जानते हैं कि जो गांधार मूर्तिकला क्षेत्र था 1st सेंचुरी एडी के आसपास, वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रथम शताब्दी ईस्वी सन के आसपास का मामला है। भारतीय विषयों पर यूनानी तरीके से जो मूर्तियाँ बनाई गई, ये गांधार मूर्तिकला शैली के रूप में, जैसे कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनी यहाँ पे, बुद्ध को बड़ा ही हष्टपुष्ट दिखाया गया है और इनके पीछे, सिर के पीछे एक आभा मंडल दिखाया गया जिसको आप देख पा रहे हैं। इनके वस्त्र झीने वस्त्र हैं। ये 2-3 ऐसी विशेषताएं हैं जो कि आपको यूनानी कला शैली या हेलेनिस्टिक कला शैली में देखने को मिलती है। गांधार कला शैली कनिष्क के समय, बिल्कुल सही बात है। इसी समय मथुरा मूर्तिकला शैली में कनिष्क का भी एक स्टेच्यू मिला है, ठीक है, जिसमें उसको जूते पहने हुए या बूट पहने हुए दिखाया, एक लंबा चोका है उसके हाथ में। मथुरा मूर्तिकला वर्तमान उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र, जो उस समय का शूरसेन क्षेत्र भी था, 1st सेंचुरी एडी। बुद्ध की सबसे पहली मूर्तियाँ आप देखेंगे कि मथुरा मूर्तिकला शैली के अंतर्गत ही है और यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी है थोड़ा सा बेहतर है। ये मथुरा कला शैली, ये आप देख पा रहे हैं, ये मूर्ति है मथुरा मूर्तिकला शैली की। इसके बाद में अमरावती मूर्तिकला शैली की बात करें हम तो कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में वर्तमान आंध्र प्रदेश क्षेत्र में अमरावती मूर्तिकला शैली देखने को मिलती है। 2वीं शताब्दी ईस्वी सन, गांधार और मथुरा मूर्तिकला के बाद का अगला विकास है ये। यहाँ पर लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की मूर्तियाँ बनी और अमरावती मूर्तिकला शैली की विशेषता है कि इसमें जो अधिकांश मूर्तियाँ बनी हैं वो किसी बड़ी स्थापत्य संरचना के एक भाग के रूप में हैं। तो जो अमरावती में निर्मित जो बड़े स्थापत्य थे, आर्किटेक्चर थे, उनकी दीवारों पर इस तरह की मूर्तियाँ बनी हैं। ये अमरावती मूर्तिकला शैली का ही एग्जाम्पल है जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद में टेराकोटा मूर्तिकला शैली, तो टेराकोटा आप जानते हैं मिट्टी शिल्प से बनित जो मूर्तियां हैं वो टेराकोटा मूर्तियां कही जाती है। सेलखड़ी मिट्टी से निर्मित है, संपूर्ण भारत में देखने को मिलती है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हड़प्पा काल में आपको जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं उसमें बहुत सारी मूर्तियां जो कि चिकोटी विधि से बनी हैं और सेलखड़ी मिट्टी से निर्मित हैं। ये जो बाबा के हाथ में देख रहे हैं आप, ये एक गुड़िया बना रहे हैं, कछुआ बना रहे हैं बेसिकली, इसके आसपास बहुत सारी मूर्तियाँ आप देख रहे हो मिट्टी शिल्प। तो मिट्टी शिल्प से निर्मित, हाँ, ये मूर्तियाँ हैं। तो 3 अंक में कौन कौन से प्रश्न हैं? 3 और 5 अंक में तीनों ही आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गांधार मूर्तिकला शैली आपको 3 अंक में आ सकती है, मुख्य परीक्षा में लिख के दिया है। इसी तरह से मथुरा मूर्तिकला शैली, इसी तरह से अमरावती मूर्तिकला शैली। इस बार की टेस्ट सीरीज में इस बात का विशेष ध्यान रखा है बेटा हम लोगों ने कि 3 अंक, खासकर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इन तीनों में ये कवर हो जाए। तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के 3 मार्कर क्वेश्चन हम यहीं से पिक करने वाले हैं। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई है। 1 मई 2016 से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मालदेपुर गांव से शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या था? वही भोजन पकाने हेतु स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, न्यूनतम मूल्यों पर महिला सशक्तिकरण। इसकी टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक है, महिलाओं को मिला सम्मान, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रश्न कि भैया कोई सा राज्य जो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादन में बेहतर कर रहा है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सा राज्य जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन है, वो है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग की अगर बात करें, 5 अंक में आ सकता है, 3 अंक में भी आ सकता है। इसी तरह से महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, मुख्य रूप से कोलकाता के समीप हुगली का तट। विश्व स्तर पर स्थित है, वैश्विक स्तर पर जो स्थिति है भारत की, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक तथा निर्यातक देश है। इसके अलावा लगभग 40 लाख परिवार, यानी कि लगभग 2 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, 40 लाख परिवार जूट, ये सन
को उगाया जाता है, फिर इसको गलाया जाता है, फिर इससे इसके रेशे निकाले जाते हैं और फिर इससे रस्सियाँ बनाई जाती है। जूट उद्योग। जूट उद्योग 3 अंक में और 5 अंक दोनों में आ सकता है, लिख के दिया है, काम करिएगा आप। अगला, कूनो पालनपुर या कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न छपा हुआ है इस बार के पेपर में। आई रिपीट, कूनो पालनपुर से संबंधित एक प्रश्न इस बार के पेपर में छपा हुआ है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 2022 MPPSC प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आपके सामने है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये बहुत चर्चा में है और आंसर आपको पता है, श्योपुर। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। सितंबर 2022 माह में कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामीबिया से लाए गए 3 चीते छोड़े गए, 3 ही छोड़े अभी। इस प्रकार मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पर चीते पाए जाते हैं। हाँ जी, ठीक, चीता राज्य भी हो गया भारत अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शेयर बाजार पर नियंत्रण एवं नियमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। भारत के शेयर बाजार को आप पूंजी बाजार बोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। 1 या 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हर बार आते हैं, 1, 2, और अगर MP भी जोड़ ले तो 2 से 3 या 4 या 5, तो 2 और 2 4 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। बी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। चलिए, तो भारत के शेयर बाजार पर नियंत्रण और नियमन का कार्य सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी आपको 3 अंक में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मुख्यालय मुंबई में है। भारत के पूंजी बाजार का नियमन करना या पूंजी बाजार के एक भाग के रूप में शेयर बाजार का नियमन करना मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है सेबी को, 3 अंकों के लिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।